हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ओके, यदि मेरे पास दो सेल है और उनको मुझे समांतर क्रम में संयोजित करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके जो धनात्मक सिरे हैं उनको हम किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे और इसी तरह से सेलों के ऋणात्मक सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का संयोजन जिसमें सेलों के धनात्मक सिरों को किसी एक बिंदु से और सेलों के ऋणात्मक सिरों को दूसरे बिंदु से संयोजित किया जाता है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, अच्छा, इसके गणितीय विश्लेषण के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है और एक दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है और दोनों को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेल E1 और सेल E2 के धनात्मक सिरों को बिंदु A से जोड़ देते हैं और सेल E1 और E2 के ऋणात्मक सिरों को बिंदु B से जोड़ देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि जो सेल E1 है उससे बहने वाली धारा का मान कितना है, I1, और सेल E2 से बहने वाली धारा का मान I2 है और दोनों धाराएं I1 व I2 बिंदु A पर मिलती है, जिससे यहां से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। ओके, तो यहां अच्छा दूसरी चीज क्या है कि सेलों के जो ऋणात्मक सिरे हैं उनमें धारा I1 ही प्रवेश करेगी और यहां से हमारे पास धारा I2 ही प्रवेश करेगी। ओके, तो यहां पर हमारे पास बिंदु A पर धारा का मान कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि बिंदु A पर विभव का मान कितना है, VA, और बिंदु B पर विभव का मान कितना है, VB। तो बिंदु B और बिंदु A के मध्य, बिंदु B व A के मध्य विभवांतर कितना जाएगा, विभवांतर हमारे पास मान लेते हैं V बराबर VB माइनस VA, VB माइनस VA। ओके, अब यदि मैं बात करूं प्रथम सेल की मैं बात करता हूं यहां पर, तो प्रथम सेल के जो सिरे हैं वो बिंदु A और बिंदु B पर जुड़े हुए हैं। तो प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, ये V ही होगी। प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, V ही होगी और उसका मान कितना होगा, V बराबर E1 माइनस I1 R1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमने देखा था, देखो यहां पर एक सेल है, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, और जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है और बहने वाली धारा का मान I हो, तो टर्मिनल वोल्टता का मान कितना था, V बराबर E माइनस I R। तो इसी सूत्र से हम प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता लिख रहे हैं, V बराबर E1 माइनस I1 R1। और इसी तरह से मैं द्वितीय सेल की बात करूं तो द्वितीय सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, द्वितीय सेल भी हमारे पास, द्वितीय सेल का धनात्मक सिरा है वो भी बिंदु A से जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक सिरा भी बिंदु B से जुड़ा हुआ है। तो इस वाली स्थिति में इसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो भी V के बराबर ही होगी। तो V बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, E2 माइनस I2 R2। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से धारा I1 और I2 का मान याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम वापस देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर पक्षांतर कर दें और इसका हम इधर पक्षांतर कर दें, तो I1 R1 बराबर कितना जाएगा, E1 माइनस V। कितना जाएगा, E1 माइनस V। और इससे हम यदि R1 डिवाइड कर दें तो धारा I1 का मान कितना जाएगा, I1 बराबर E1 माइनस V बटावा R1। और यदि हम इस R1 को अलग अलग कर दें E1 और V के नीचे, तो I1 का मान कितना जाएगा, I1 बराबर E1 बटावा R1 माइनस V बटावा R1। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4।
इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, I2 का मान भी याद कर सकते हैं। तो I2 का मान कितना जाएगा, I2 बराबर E2 बटावा R2 माइनस V बटावा R2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 व 5 से I1 व I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या मानी थी हमने, I बराबर I1 प्लस I2। तो धारा का मान कितना जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। I1 कितना है, E1 बटावा R1। आई हमारे पास क्या देखिए यहाँ पर, I1 बराबर है E1 बटावा R1 माइनस V बटावा R1। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, E1 बटावा R1 माइनस V बटावा R1 प्लस, और I2 का मान कितना है, E2 बटावा R2 माइनस V बटावा R2। अच्छा, यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए कि जो ये वाला पद है E1 और E2 वाले पद को एक साथ लिख देते हैं। तो E1 बटावा R1 प्लस E2 बटावा R2 माइनस, और इन दोनों पदों में से हम V को कॉमन निकाल लेते हैं। तो V, और यहां क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अच्छा, अब हम क्या मान लेते हैं कि जो दोनों सेल हमने जोड़े हैं समांतर क्रम में, इन दोनों सेलों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और इनको हटाकर एक ऐसा सिंगल सेल रख देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल इन और आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त विद्युत वाहक बल वह आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो सेल E1 और E2 था, यहां पर हमने जो सेल E1 और E2 जोड़ा हुआ है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो विद्युत वाहक बल प्राप्त हो रहा है उसका मान लेते हैं कितना है, E इक्विवेलेंट, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है हमारे पास, R इक्विवेलेंट है। तो कहने का मतलब इन दोनों सेल को हमने हटा दिया ऐसे, और इसकी जगह एक सिंगल सेल जोड़ दिया है जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो कुल मिलाकर इससे बहने वाली धारा का मान कितना होगा, I ही होगा। ओके, यहाँ पर दोनों सेल है हमारे पास, इससे धारा I1 था, इससे I2 था। ओके, और दोनों जुड़कर हमारे पास क्या बन रही थी, I बन रही थी। और विभवांतर का मान, यहाँ बिंदु A है, बिंदु B है, तो यहाँ पर विभवांतर का मान भी कितना रहेगा, V ही रहेगा। तो इस वाली स्थिति में इस तुल्य सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन से धारा I का मान निकालेंगे, और बाद में जो धारा आएगी उसकी तुलना हम इक्वेशन नंबर 6 से करेंगे। ओके, तो धारा का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो V बराबर क्या लिखा था मैंने, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट लिखा था। तो इसका पक्षांतर हम इधर कर देते हैं और V को हम इधर ले जाते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी मेरे पास, I R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट माइनस V। तो इससे धारा का मान कितना जाएगा, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट माइनस V बटावा R इक्विवेलेंट। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 7। ओके, और समीकरण नंबर 6 क्या थी मेरे पास, I बराबर E1 बटावा R1 प्लस E2 बटावा R2 माइनस V कॉमन निकाला था हमने, 1/R1 प्लस 1/R2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 थी। अब यदि मैं दोनों की तुलना करता हूं, देखो यहां पर I है और यहां पर I है, लेकिन यहां पर क्या है मेरे पास, E1/R1 प्लस E2/R2, और इसकी जगह मेरे पास क्या लिखा, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट। तो इस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। और इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, V है, यहां पर भी V है माइनस के साथ, 1/R इक्विवेलेंट है, और यहां पर 1/R इक्विवेलेंट की जगह क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यदि दो सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो समांतर क्रम में प्राप्त तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल
ई इक्विवेलेंट व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट का जो अनुपात है, आर इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट बटावा आर इक्विवेलेंट, मतलब ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का जो अनुपात है वो समांतर क्रम में जितने भी सेल हमने जोड़े, यहां पर हमने दो सेल जोड़े, तो दो सेलों की बात करते हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, ये देखो विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, इन दोनों के अनुपात, और इसी तरह से दूसरा सेल जो लिया है उसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के तुल्य होगा। कुल मिलाकर हमको क्या करना है कि जितने भी सेल हमने समांतर क्रम में जोड़े हैं उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात निकाल लेना है और बाद में सबको जोड़ लेना है। तो ये योग किसके बराबर होगा? तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर आएगा। और इसी तरह से यदि हम बात करें केवल आंतरिक प्रतिरोध की, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, ये क्या मेरे पास तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है और इसका हमने उल्टा किया है, इनवर्स है, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा? सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। यहां पर हमने दो की बात करी तो दो की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? यहां तो क्या देखो ई इक्विवेलेंट बटा आर इक्विवेलेंट है, लेकिन मुझे केवल तुल्य विद्युत वाहक बल ही ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों समीकरण जो आई ना मेरे पास, इसको हम समीकरण नंबर 8 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। और 8 व 9 से हम क्या करते हैं, 9 से क्या करते हैं 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बटावा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, इसकी जगह हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा पहले हल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? E1 एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो इक्वेशन नंबर 8 को हल करता हूं पहले, है ना। R1 R2 कर लेता हूं और एलसीएम ले लिया, और ये R2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? E1 से, तो E1 R2 हो जाएगा प्लस इसी तरह से E2 R1 हो जाएगा। और इसको देता हूं समीकरण नंबर 10 दे देता हूं, और इसी तरह से मैं इसको भी हल कर लेता हूं। और इसकी वैल्यू कितनी, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट था, और इस आर इक्विवेलेंट जो अपॉन में था उसको यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट था उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ इस समीकरण से आर इक्विवेलेंट एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 R2 प्लस R1। ओके, और जिससे हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 R2 बटावा R1 प्लस R2। ये वाला मान क्या करते हैं इस समीकरण में रख देते हैं, तो ई इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? R1 R2 बटावा R1 प्लस R2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये R1 R2 से कैंसिल हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास? तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? R1 R2 बटावा R1 प्लस R2। ओके, ये तो बात हुई दो सेलों की। किसकी बात हुई? दो सेलों की बात हुई। अच्छा, इससे हम विद्युत धारा का मान भी याद कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है ना, ये मेरे पास ये विद्युत धारा तो हमने याद करी थी, ये विद्युत धारा हमने इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन नंबर 6 में देखिए ये विद्युत धारा में ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। ओके, तो विद्युत धारा का मान हमारे पास कितना आ रहा है? यदि हम वापस एक बार लिखना चाहें तो E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और यहां पर मेरे पास I। ओके, तो I का मान कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन, सॉरी यहां पर कितना आ रहा था अपने पास? V, इसको हम छोड़ते हैं। ओके, इसको हम यहां पर छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। यदि मेरे पास यहां पर n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, कितने सेल जुड़े हो? n सेल मेरे पास समांतर, इसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। ओके, इसी प्रकार यदि मैं चलता जाऊं और मैंने यहां पर इसका विद्युत वाहक nवा सेल है, उसका विद्युत वाहक बल En और आंतरिक प्रतिरोध Rn है, और इनको यदि मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो उस वाली स्थिति में इस वाले सूत्र के द्वारा, कौन सा? ये E इक्विवेलेंट
बराबर E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 इसके द्वारा थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले जो हमने सूत्र लिखी थी, इक्वेशन समीकरण लिखी थी, इक्वेशन नंबर 8, उसी का उपयोग ही हम यहाँ पर करेंगे। तो यदि n सेल जुड़े हों उस वाली स्थिति में क्या होगा, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने भी सेल है उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का हमको अनुपात ले लेना है और बाद में सबको जोड़ लेना है। ओके, इसी तरह से जो 1/R इक्विवेलेंट है, मतलब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो भी कितना जाएगा, इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश प्लस 1/Rn। अच्छा, यदि हम माने कि E1 बराबर E2 सारे बराबर हो, सभी सेलों के विद्युत वाहक बल बराबर हो और इनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, हमारे पास बराबर हो, और इसका मान E के बराबर हो और इसका मान R के बराबर हो, तो इस वाली स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट बराबर E बटावा R प्लस E बटावा R प्लस डैश 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 चलता जाएगा n टाइम्स और E बटावा R, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, n E बटावा R। इसी तरह से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/R प्लस 1/R, और कितने टाइम्स, n टाइम्स करेंगे तो 1/R। तो इस वाली स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, कितना हो जाएगा, n बटावा R। ओके, तो यहां पर हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है n E बटावा R, और इसी तरह से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है n बटावा R। अब यदि मैं इसमें 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें रख दूं तो मैं क्या देखूंगा, ये n से n कट जाएगा और R से R कट जाएगा, तो इस प्रकार में क्या देखूंगा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, n बटावा केवल E आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरे पास, E इक्विवेलेंट की वैल्यू केवल E आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि यदि हम सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इस वाली स्थिति में सेलों का विद्युत वाहक बल, कुल जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो एक सेल से प्राप्त विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा, लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो n गुना कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा, n गुना कम हो जाएगा, मतलब R अपॉन n हो जाएगा। देखो हम दिया देख रहे हैं यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना है, n/R, तो इससे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, R बटावा n। तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर सेलों का विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है और आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, n गुना कम हो जाता है। तो सेलों का विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं हो रहा, तो फायदा हमको क्या हो रहा है, तो फायदा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा जुड़ रही है। देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर धारा जुड़ रही है, तो यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगी, हमारे पास परिपथ में करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। यदि हमको विद्युत वाहक बल परिवर्तित किए बिना सर्किट में ज्यादा धारा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अच्छा, धारा का मान निकालना है तो धारा का मान वापस देख लेते हैं हमारे पास। तो धारा V बराबर हमने क्या देखा था, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, यही होता है हमारे पास। अच्छा, यहां पर मेरे पास एक बार वापस सर्किट बना लेता हूं। यहाँ पर E इक्विवेलेंट है, यहाँ R इक्विवेलेंट है, प्रवाहित धारा का मान कितना है, I। मान लेते हैं इसके बाहर बाह्य प्रतिरोध हमने कैपिटल R जोड़ा है, क्या करा है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा है। इस वाली स्थिति में धारा का मान कितना होगा, धारा कितनी होती है, देखो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, I बराबर टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, V है मेरे पास, विद्युत वाहक बल कितना है, E इक्विवेलेंट है, कितना है, E इक्विवेलेंट, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो प्रवाहित धारा का मान एक बार वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर E इक्विवेलेंट बटावा R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। अच्छा, E इक्विवेलेंट का मान कितना आया था, यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो E इक्विवेलेंट एक सेल से प्राप्त विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 1 बटावा n गुना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की जगह क्या रख देंगे, R बटावा n प्लस कैपिटल R। तो इससे हम धारा का मान निकाल सकते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, यदि हम यहाँ एलसीएम में तो ये n क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये वाला R प्लस n। तो यहां पर हमारे पास प्राप्त धारा का मान कितना है, n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, n आइडेंटिकल सेलों को यदि हमने समांतर क्रम में जोड़ा है तो परिपथ में प्राप्त धारा का मान कितना हो जाएगा, n E बटावा स्मॉल r प्लस n कैपिटल R। अच्छा, ये धारा का मान भी किस पर निर्भर करेगा,
कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है या फिर बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, यदि मेरे पास बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा हो तो उस वाली स्थिति में क्या कर सकते हैं, इस आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर इसको नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो इस वाली स्थिति में आई बराबर कितना जाएगा, एन ई बटावा एन आर, ये कट गया और यहां पर मेरे पास ई बटावा आर ही आया। तो इस वाली स्थिति में क्या हो रहा है हमारे पास कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है उस वाली स्थिति में प्राप्त धारा का मान एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा हो, R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तो उस वाली स्थिति में हम क्या देखेंगे, कैपिटल आर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो यहां पर क्या होगा, एन ई बटावा स्मॉल आर आएगा और इसको हम आई नॉट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा का मान है वो एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना प्राप्त होती है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम दो सेलों को या दो से अधिक सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस वाली परिस्थिति में क्या होता है, सेलों का विद्युत वाहक बल एक सेल से प्राप्त विद्युत वाहक बल के बराबर ही होता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध 1/n गुना हो जाता है। ओके, लेकिन साथ में क्या होता है, हमारे पास सर्किट में करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दो सेलों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन किया है।